बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। हरिया के परिवार में उसकी एक बेटी और एक छोटा सा बेटा ही था, क्योंकि 4 साल पहले उसकी पत्नी लता की एक गंभीर बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया था। अरे हरिया, क्या बात है? आजकल शाम को खेत से बहुत ही लेट आते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही हो? अरे यार मदन, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपने दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करूं। मैं दिन भर तो खेत में ही रहता हूं और बच्चे पूरे दिन घर पर अकेले ही रहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। हरिया, मैं तुमसे बार बार कहता रहता हूं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम तो मेरी सुनने के लिए तैयार हो नहीं हो। ऐसी बात नहीं है मदन। मैं बस यही सोचता हूं कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरे बच्चों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। पता नहीं वे मेरी दूसरी शादी से खुश रहेंगे या फिर नहीं। और मुझे इस बात की भी चिंता रहती है कि पता नहीं मेरी दूसरी पत्नी मेरे बच्चों का ख्याल ठीक से रखेगी भी या फिर नहीं। अरे यार हरिया, तुम तो सच में पूरे ही पागल हो। तुम्हें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, दूसरी शादी कर लो। बच्चे अपनी दूसरी मां को पाकर खुश रहेंगे, देखना। ठीक है फिर मदन, तुम्हारे कहने पर मैं दूसरी शादी कर लेता हूं। बच्चों को भी एक माँ का प्यार मिल जाएगा और फिर मुझे भी बच्चों की चिंता नहीं रहा करेगी। मैं फिर आराम से खेतों में काम करने के बाद शाम को चिंता से मुक्त होकर घर जा सका करूंगा। इतना कहकर फिर हरिया अपने घर चला जाता है। मुझे मदन की बात मान लेनी चाहिए। मदन ठीक ही तो कह रहा है। अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूं तो शाम को खेत से घर जाने पर मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। खाना भी बना बनाया मिल जाया करेगा। और मेरे दोनों बच्चों को उनकी मां का प्यार भी मिल जाएगा। हरिया, तो क्या सोचा है दूसरी शादी के बारे में? क्या विचार बनाया तुमने? मेरी बात मानो और कर लो दूसरी शादी। हाँ मदन भाई, मैंने सोच लिया है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर बच्चे भी बिना मां के कैसे बिताएंगे अपनी जिंदगी। मैंने सोच लिया है कि मैं आने वाले 10 दिनों में शादी कर लूंगा और अपने बच्चों का जीवन संवारूंगा। दिन गुजरते हैं और फिर अगले 10 दिनों में हरिया मीरा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन तक तो मीरा सही से रही और बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती थी, लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। धीरे धीरे मीरा ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और दोनों बच्चों को परेशान करना, उन्हें पीटना, घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन हरिया को इस बात की भनक भी नहीं होने दी थी। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई है? दिन निकल आया है, लेकिन इन्हें देखो, महारानी को अभी तक बिस्तर में ही पड़ी हैं, जैसे घर में कोई काम ही ना हो। घर का सारा काम पड़ा है। क्या इसे तेरी मरी हुई माँ आकर तरेगी, या फिर उसका भूत आएगा ये सारा काम करने?
जी माँ, मैं अभी आई। आप चिंता न करो, मैं अभी कर देती हूँ। कलमुही मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर मीरा राधा को एक डंडे से बहुत मारती है। माँ, मुझे मत मारो, मुझे लग रही है, दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। अरे मुझसे जुबान लड़ाएगी, तुझे मारूंगी नहीं तो क्या दुआ दूंगी। तू ऐसे नहीं सुधरेगी, तेरा तो कुछ इलाज ही करना पड़ेगा। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। इतना कहकर फिर राधा रोने लगती है। दीदी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मम्मी आपको क्यों मार रही थी? कुछ नहीं रोहन, मम्मी तो मुझे कुछ समझा रही थी। मेरी ही गलती है, मैंने माँ की बात नहीं मानी थी ना, तो इसीलिए मुझे डांट रही थी। तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ मेरे भाई, तुम परेशान मत होना। फिर रोहन घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है और इधर राधा घर के कामों में लग जाती है। अरे करमजली, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो पूरे घर में झाड़ू भी लगानी बाकी है। अगर ऐसे ही आलसी बनी रहेगी तो काम कैसे खत्म होगा। राधा मीरा की बातों को सुनती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती है, बस अपने काम में लगी रहती है। पापा, आज पता नहीं क्यों दीदी रो रही थी। मम्मी ने दीदी को डांटा था और पीटा भी था। मम्मी दिन भर दीदी से काम करवाती हैं और खुद कुछ भी नहीं करती हैं। बस दीदी को ही सारा काम करना पड़ता है। रोहन की बात सुनकर हरिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मीरा, रोहन क्या बता रहा है? तुमने आज राधा को मारा और तुम मेरे जाने के बाद घर का सारा काम राधा से ही करवाती हो। तुम खुद भी कर सकती हो, बच्चों को क्यों परेशान करती हो? अजी आप भी ना बच्चे की बात मान रहे हैं। मैं कब राधा से काम करवाती हूँ? चाहो तो आप राधा से पूछ लो। मैं तो बस उससे उतना ही काम करवाती हूँ जितना उसके भविष्य के लिए जरूरी है। अब आप मान लो कि अगर वो घर का काम नहीं सीखेगी तो जब हम उसकी शादी करेंगे तो वो कैसे अपना घर जीवन यापन करेगी? अरे हाँ, मैंने तो कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि हमारी राधा अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और जल्दी ही उसकी शादी की भी उम्र हो जाएगी। ठीक है मीरा, तुम अब राधा को घर के सारे काम सिखाओ। मैं अब तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। बातें करते करते फिर दोनों सो जाते हैं। राधा, मैं खेत पर जा रहा हूं और हाँ, अब से तुम्हारी माँ जो भी कहेगी तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है पिताजी, माँ जो भी कहेंगी मैं वो सारा काम करूंगी। अरे ओ नालायक, अब वहां खड़ी होकर क्या कर रही है? चल, अब काम पर भी ध्यान दे ले। अब तो तेरे बाप ने भी मेरा कहना मान लिया है। जी माँ, बस मैं अभी आई। फिर राधा घर का सारा काम करती है। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। अब तो मीरा राधा पर हरिया के सामने ही अत्याचार किया करती थी, लेकिन हरिया ये सब देखकर भी अनदेखा कर दिया करता था, जैसे उसे मीरा के राधा को तंग करने से कोई परेशानी हो ही ना। राधा भी अब इन सब कामों से तंग आ गई थी। एक दिन शाम को जब हरिया काम करके वापस लौटा, तभी पिताजी, अब बस बहुत हुआ, मैं अब कोई भी काम नहीं करूंगी। माँ मुझे मारती भी है और ऊपर से मुझे ठीक से खाने के लिए भी नहीं देती है। मैं अब अपने ऊपर इस अत्याचार को नहीं सहूंगी। अरे नालायक, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को गलत बोल रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पिताजी, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं माँ कहना नहीं मानूंगी। और मुझे तो लगता है कि आप भी अब माँ का ही कहना मानते हैं। तभी तो जब वो मुझे डांटती हैं तो आप उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं।
अगर माँ का कहना नहीं मानना है तो निकल जा मेरे घर से। अगर तुझे लगता है कि मैं भी तेरी माँ का ही कहना मानता हूं, तो अब मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। हरिया फिर राधा और रोहन दोनों को घर से निकाल देता है। ये देखकर मीरा मन ही मन बहुत खुश होती है। अब राधा घर से थोड़ी दूर पर ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी थी। 2 दिन बीत चुके थे। राधा और रोहन ने कुछ भी नहीं खाया था। लाचार राधा फिर गांव के मुखिया के यहाँ जाती है। मुखिया दादा, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। मैं आपके घर का सारा काम किया करूंगी, खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक। अरे राधा बिटिया, क्या बात है? आज तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? घर पर सब ठीक तो है ना? नहीं मुखिया दादा, घर पर कुछ भी ठीक नहीं है। पिताजी ने मुझे और मेरे भाई को माँ के बहकावे में आकर घर से निकाल दिया है। आज पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं खाया है। आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ठीक है बिटिया, तुम कल से काम पर आ जाना। और हाँ, पहले ये लो कुछ पैसे। जाओ अपने भाई को कुछ खिला दो और तुम भी कुछ खा लेना, और कल से काम पर आ जाना। ठीक है मुखिया दादाजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राधा पैसे लेकर चली जाती है और रोहन के लिए कुछ खाने के लिए खरीद लाती है। दीदी, हमें पिताजी ने घर से क्यों निकाल दिया? क्या हुआ दीदी? कुछ बोलो ना। कुछ नहीं रोहन, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लो, अब कुछ खा लो तुम और सो जाओ, ठीक है? और फिर अगली सुबह आ गई राधा बिटिया। चलो, मैं अब तुम्हें घर में काम समझा देता हूं। जी मुखिया दादा, ठीक है। बिटिया राधा, तुम्हें बस घर में खाना बनाना है और थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देनी है। और मेरे लिए तो खाना बनाओगी ही, साथ साथ अपने और अपने छोटे भाई के लिए भी बनाकर ले जाया करना। जी, धन्यवाद मुखिया दादाजी, मैं अभी काम पर लग जाती हूँ। अच्छा बिटिया, एक बात बताओ, क्या हरिया ने तुम्हें खेती करने के लिए कुछ खेत दिया है या फिर नहीं? क्योंकि खेत में तो तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। नहीं दादाजी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। बस एक छोटी सी टूटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं रहती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। बेटा, फिर तो तुम्हें अपना हिस्सा हरिया से मांगना चाहिए। मेरी बात मानो, हरिया से अपना हिस्सा मांगो और उस पर खेती भी करना शुरू कर दो। कम से कम तुम्हें खेत से कुछ तो लाभ हुआ करेगा। ठीक है मुखिया दादा, मैं कल पिताजी के पास जाऊंगी और उनसे अपना हिस्सा मांगूंगी और ये भी कहूंगी कि मुझे भी खेत करनी है। इतना कहकर फिर राधा अपना काम करने चली जाती है और शाम को फिर मुखिया के घर से खाना लेकर अपने घर चली जाती है। और फिर अगली सुबह राधा सबसे पहले उठकर अपने पिता हरिया के पास जाती है। पिताजी, मुझे भी खेती करनी है, मुझे खेत में मेरा हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? तुम मेरी कोई नहीं हो। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा पिताजी, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। अजी आप भी ना, क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हो? दे दीजिए इनका हिस्सा और भगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, आज से खेत में एक सूखा हुआ पेड़ है, उस तरफ की जमीन, और वो सूखा पेड़ तुम्हारा है। अब जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। फिर राधा वहां से चली जाती है। अब मुखिया के यहाँ काम करने के साथ साथ हरिया के द्वारा दिए गए खेत में भी काम करने लगती है। रोहन राधा के साथ खेत में जाता था और उस सूखे पेड़ में रोजाना पानी डाला करता था। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उस पेड़ में फिर से हरी हरी पत्तियां नजर आने लगती हैं। अरे, ये पेड़ तो पहले पूरी तरह से सूख गया था,
लेकिन अब तो इसमें हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं। चलो, अब आज का काम पूरा हुआ, अब बचा हुआ काम कल आकर करूंगी। अभी मुखिया दादा के यहाँ भी काम पर जाना है। फिर राधा पूरे दिन मुखिया के यहाँ काम करने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। दीदी देखो, आज हमारे पेड़ ने मुझे एक आम दिया है। कितना सुंदर है ये आम का फल। अब तो मैं इसे खाऊंगा। आम? लेकिन यहाँ तो आम का कोई भी पेड़ नहीं है। जरा इधर लाओ, देखूं तो पहले। अरे हाँ, ये तो सच में एक आम ही है, और वो भी पका हुआ। लेकिन यहाँ तो आम का एक भी पेड़ भी है, और ना ही इस पेड़ में एक भी फल है। तो ये आम आया कहाँ से? यही सोचते हुए फिर दोनों भाई बहन उस आम को खा लेते हैं। जैसे ही आम खाकर ख़त्म होता है, राधा उस आम की गुठली को देखकर चौंक जाती है। अरे, अब ये क्या है? ये आम की गुठली चमक कैसे रही है? ये गुठली तो सोने की है, लेकिन एक साधारण से आम से सोने की गुठली कैसे निकल सकती है? दीदी, ये सोना क्या होता है? और तुमने ये आम की गुठली क्यों ले रखी है? कुछ नहीं रोहन, चलो अब घर चलते हैं। अभी मुखिया दादा के यहाँ काम पर भी जाना है ना। अरे राधा बिटिया, क्या बात है? आज काम पर देर से आई हो। घर पर सब ठीक तो है ना? आज तुम्हें काम पर आने में देर हो गई थी तो मुझे चिंता होने लगी थी। अरे कुछ नहीं मुखिया दादा, आज खेत में कुछ ज्यादा ही काम था। फिर मुझे आज ही खत्म भी करना जरूरी था, क्योंकि 2 दिन बाद ही उसमें सब्जियां बोनी हैं। तो उसी की वजह से आज थोड़ी देर हो गई। अच्छा, अब राधा बिटिया खेती भी करना सीख गई है। चलो, अच्छी बात है। कम से कम अब तुम्हें रोहन के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। इतना कहकर फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है और राधा भी अपने काम में लग जाती है। दीदी देखो, आज फिर मुझे एक आम मिला है। कितना सुंदर है। फिर से एक और आम? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पेड़ में एक भी फल नहीं है, और ना ही दूर दूर तक फूल का निशान। तो ये आम कहाँ से आ जाता है रोज? रोहन, इधर लाओ, देखूं तो इसे। राधा उस आम को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर दोनों भाई बहन आम को खा लेते हैं और उसमें से निकली सोने की गुठली राधा लेकर घर चली जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब राधा के पास भी बहुत सारा धन हो गया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक बड़े मकान में बदल दिया था, और अब वो मुखिया के यहाँ काम करने भी नहीं जाती थी। ये राधा के हाथ ऐसा क्या लग गया है जिससे ये इतनी अमीर हो गई है? मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। किसी न किसी तरह से मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा कि ऐसा क्या लग गया है इस राधा के हाथ जिससे ये बहुत ज्यादा अमीर होती जा रही है। मुखिया जी, क्या बात है? आपने राधा को ऐसा क्या दे दिया है जिससे वो इतनी अमीर हो गई है? अरे, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया है, और अब राधा ने मेरे यहाँ काम पर भी आना बंद कर दिया है। मुझसे राधा ने यही बोला कि अब वो पूरे दिन अपने खेतों में ही काम करती है। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, राधा पूरे दिन घर पर ही रहती है। बस थोड़ी देर के लिए ही सुबह सुबह खेत पर जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। हमें इस बारे में पता लगाना होगा कि ऐसा क्या लग गया है राधा के हाथ जिससे वो बहुत अमीर हो गई है। फिर एक दिन मुखिया और मीरा दोनों सुबह सुबह राधा का खेत तक पीछा करते हैं, जिससे वो दोनों राधा के अमीर होने का सच जान जाते हैं। अच्छा, तो ये राज है इस राधा के अमीर होने का। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
अरे मीरा जी, अभी कुछ भी मत करना। राधा को इस बात की भनक भी मत लगने देना कि हमें उसके सच के बारे में पता है। नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है मुखिया जी, इसे तो अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। फिर मुखिया और मीरा दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह जादुई पेड़, मुझे भी एक सोने का हार चाहिए। अरे वाह, क्या बात है! इतना सुंदर सोने का हार। ये मेरा है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। हे जादुई पेड़, मुझे एक और सोने का हार चाहिए। मीरा के इतना कहते ही वो जादुई पेड़ मीरा को अपने अंदर निगल लेता है, क्योंकि वह पेड़ एक दिन में केवल एक ही इच्छा को पूरी किया करता था। पता नहीं क्या बात है, आज मीरा सुबह से ही कहीं गई है और अभी तक वापस नहीं आई। उसे घर से गए हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। फिर हरिया मीरा को पूरे गांव में खोजता है, लेकिन मीरा का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है और मीरा फिर कभी हरिया को वापस नहीं मिलती है। मीरा अपनी लालच की वजह से खुद का जीवन गंवा बैठती है।